स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके। Robert Hooke was the person who saw the cork resemble the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने सबसे पहले कार्क में हनीकॉम्ब मधुमक्खी के छत्ते की तरह की संरचना देखी थी, जो एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह था। कार्क इज ए सबस्टेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। और कार्क क्या होता है? कार्क को हम छाल बोलते हैं, जो कि डेड सेल्स ऑफ प्लांट होता है। इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व दिस थ्रू सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से देखा था। ओके। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। और रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे बॉक्सेस को, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को सेल्स नाम दिया, जिसका लैटिन वर्ड मीन्स होता है लिटिल रूम, छोटा सा कमरा। और ये आपका कार्क है। ओके। एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जो आपको डिफरेंट इसमें पार्ट्स हैं, जैसे आई पीस, ड्राट ट्यूब, बॉडी ट्यूब, आर्म, ऑब्जेक्टिव लेंस एक्सेट्रा। वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ओके। Unicellular organisms. In unicellular organisms, a cell may constitute a whole organisms. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी होता है वो सिर्फ एक ही सेल का होता है। ओके। इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया एक्सेट्रा। सेकेंड आपका आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स मेनी सेल्स। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर। इनमें क्या बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होकर इन अ सिंगल बॉडी क्या बनाते हैं? एक सिंगल बॉडी बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी रहती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। ओके। और एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन। और वो उनकी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। एग्जांपल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। यहाँ हम बात करेंगे जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या क्या खोज की थी। ओके। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को 1665 में खोजा था। ओके। सेकेंड आते हैं आपके ल्यूवेनहाक इन 1674। ल्यूवेनहाक ने 1674 में क्या किया था? डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स, फ्री लिविंग सेल्स का खोज किया था। ओके। रॉबर्ट ब्राउन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन जो थे 1831 में सबसे पहले पता लगाया था कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पुरकिंजे क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था। इसके बाद आपका आता है सेल थियरी। ओके। इसमें स्लाइडेन एंड स्वान जो साइंटिस्ट थे 1838 और स्वान 1839 में दो सेल थियरी दी थी। पहला क्या है इसमें? ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो भी लिविंग बींग्स है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ओके। सेकेंड, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल्स क्या है? हमारे जीवन की एक बेसिक यूनिट है, एक महत्वपूर्ण इकाई है। ओके। इसके बाद 1855 में वर्चो जो तीसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या एक और थ्योरी लाई थी। बोले थे कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल्स हैं बनते हैं वो पहले से उपस्थित सेल से ही बनते हैं। ओके। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड इन 1940। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 1940 में खोजा गया था। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल किससे किससे मिलकर बना होता है, इसमें क्या क्या होते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। सेल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। इसमें क्या क्या है? बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे सेंटर में न्यूक्लियस है और इन दोनों के बीच में जो है वो साइटोप्लाज्म। ओके। फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जो पहला आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? किसी भी सेल का बाहरी कवरिंग है दैट प्रोटेक्ट एंड सेपरेट द सेल्स फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। जो किसी भी सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और दूसरा काम ये इसके इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है, अलग करता है। हमारे सेल्स को जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है वो सेपरेट से अलग करता है। इट बिहेव्स एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स ये
बहुत सेलेक्टिवली परमेबल, कुछ ही मैटर को अंदर आने देता है और कुछ ही मैटर को बाहर जाने देता है। ओके। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्ड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। हम जानते हैं कि हमारे अंदर ब्रीथिंग के थ्रू या फिर और प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट, एक सेल से दूसरे सेल जाता है। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्ड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से मूवमेंट करता है। और डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जो भी सॉल्यूशन का मूवमेंट हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर अगर मूव कर रहा है तो ये एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। एंड वाटर मूव्ड बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। एंड हम जानते हैं कि वाटर भी हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट है और वाटर के बिना हम नहीं रह सकते, तो वाटर भी एक सेल से दूसरे सेल मूव करता रहता है हमारी पूरी बॉडी में, तो इसका मूवमेंट ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है। और ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है और उसमें वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन, जिधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स वो उधर क्या सोल्यूशन है? डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो आप इसको दो तरीके से कह सकते हैं। पहला कि मूवमेंट ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, या तो फिर आप इससे बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू अ हायर कंसंट्रेशन। ओके। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। इसमें थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है: हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। फर्स्ट है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ओके। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। यदि किसी भी सेल का मीडियम जो है बाहर का क्या है? हायर वाटर कंसंट्रेशन है। अगर सेल के बाहर का मीडियम में कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है, मीन्स वो सोल्यूशन क्या है? लोअर है, डाइल्यूट है। तो फिर इस तरह के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सेकेंड, आइसोटोनिक सोल्यूशन। इफ़ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल्स। अगर सेल्स के अंदर, सेल्स के बाहर, मीन्स मीडियम में और सेल्स में दोनों तरफ अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का सेम है तो इस तरीके के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इस टाइप के सॉल्यूशन में किसी भी तरह मूवमेंट वाटर का या फिर किसी सॉल्यूशन का नहीं होता। थर्ड आता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इफ़ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल्स। यदि सेल्स के बाहर का जो मीडियम है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन लोअर है, मीन्स सेल्स के बाहर का जो सोल्यूशन क्या है वो कंसंट्रेटेड है, तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। ओके। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल। Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। ओके। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी कवरिंग होती है। हम जानते हैं कि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरी कवरिंग होती है, लेकिन इन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवरिंग होती है जो कि हम कहते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। और प्लांट सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? ये सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। ओके। अब प्लांट में एक और प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का, जिसे हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। When a plant cell loses water through osmosis, जब कोई भी प्लांट सेल वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू लॉस कर देता, मीन्स अपने अंदर से निकाल देता, तो फिर क्या हो जाता है? देयर इज श्रिंकेज ऑफ द सेल। वो क्या होता है? उस सेल को श्रिंकेज हो जाता है, वो दब जाता है, कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इसके बाद आता है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? डबल लेयर कवरिंग होता है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। और जिसका क्या काम होता है? पोर्स का एक मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर आने देता है और न्यूक्लियस की बाहर जाने के लिए पथ प्रोवाइड करता है। ओके। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड की तरह आपको क्रोमोसोम दिखाई देता है और ये रॉड शेप्ड हो जाता है जब ये सेल डिवाइड होता है। ओके।
क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। क्रोमोसोम का क्या काम है, ये कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके मतलब पेरेंट्स के उसके चिल्ड्रेन में जो अगला जनरेशन आता है ले जाने का काम करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ओके, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और एक क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जब तक सेल डिवाइड नहीं होता है तब तक ये डीएनए उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। लेकिन जब वही सेल डिवाइड होने लगता है तब ये क्रोमेटिन मटेरियल इकट्ठा होकर ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बना लेता है। द न्यूक्लियस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस का मेन क्या काम है, इस सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। मतलब एक सेल से दूसरा सेल और दूसरे सेल से तीसरी सेल, ऐसे जो पूरी बॉडी बनती है। तो ये न्यूक्लियस का मेन काम है। जब सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस डिवाइड होकर दूसरा सेल बनाता है। बट इन सम बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड। जो बैक्टीरियल सेल कुछ होते हैं उनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसको पुअरली डिफाइंड किया गया है। मतलब उतना डिफाइंड नहीं होता है जितना कि ऊपर बताया गया कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्यों कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। बैक्टीरियल जो सेल होता है उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent होता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, और इस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन के अंदर, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, देखिए ये न्यूक्लियोइड आपको दिख रहा है, इसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पर हम दो तरीके से बांटते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, प्रोम इज प्राइमरी, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड प्रोकैरियोट, वो प्रोकैरियोट्स बोले जाते हैं। लेकिन द ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है उन्हें हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, लेकिन और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो absent रहते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक साइटोप्लाज्म जो होता है फ्लूइड कंटेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो बाहरी हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर के जो भी फ्लूइड कंटेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट आल्सो कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, और ये अपने अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को रखता है या इसके अंदर होता है, प्रेजेंट होता है। इन प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स absent। हम बात किए ऊपर कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स या सेल ऑर्गेनल्स रहता है वो absent रहता है, लेकिन यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। तो हम बात करते हैं क्या सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं आखिर में। इन ईच सेल्स हैज अ स्पेसिफिक कंपोनेंट विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। प्रत्येक सेल में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, कुछ स्पेसिफिक काम होता है, उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जिनमें पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। ये एक लार्ज नेटवर्क होता है ट्यूब्स का। इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूबुल्स और वेसाइकिल, जो एक ट्यूबुल्स या वेसाइकिल्स की तरह दिखाई देता है, एक दूसरे के पैरेलल लगा रहता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ते हैं। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, फर्स्ट है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स खुरदरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो माइक्रोस्कोप से देखने पर रफ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे सरफेस के ऊपर राइबोसोम दाने के आकार के प्रेजेंट होते हैं। ओके, द राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और ये राइबोसोम का मेन क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम है।
एंड सेकेंड आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स आर लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स किसमें हेल्प करता है? मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड आर लिपिड्स। सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बोइलिंग द सेल मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन और लिपिड क्या हेल्प करता है कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए भाग लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। 10. वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज ए चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। इस प्रकार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेन फंक्शन है ये मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए एक चैनल का काम करता है बिटवीन वेरियस रीजन, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। अब हम बात करते हैं गोल्गी अपरेटस, ये भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनल्स है। ओके, द गोल्गी अपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट ने सबसे पहले गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी के बारे में बताए थे। कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकिल, इसके अंदर भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकिल्स होते हैं। अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स, ये एक दूसरे के पैरेलल ये वेसाइकिल इकट्ठे हो जाते हैं और इनको क्या बोला जाता है? कॉल्ड सिस्टर्न, जिसको हम सिस्टर्न बोलते हैं। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसाइकिल्स। इनका काम क्या है? ये प्रोडक्ट्स को अपने अंदर स्टोर या पैकेज करते हैं वेसाइकिल्स के अंदर। ओके, इट आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और ये लाइसोसोम बनाने में भी भाग लेते हैं। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपने अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रखते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ये सेल्स का एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह लाइसोसोम काम करते हैं। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। और लाइसोसोम का क्या काम है? ये सेल को क्लीन रखते हैं, क्योंकि जो भी फॉरेन मटेरियल आता है उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसके अंदर दो एंजाइम रहता है और सेल को क्लीन रखते हैं। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड लाइसोसोम में बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जब कोई सेल डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो फिर ये लाइसोसोम अपने आप बस्ट होते हैं और इसके अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है उन सेल को, जो डैमेज हुए सेल को अपने अंदर पचा लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर सेल्स डैमेज हो गया या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आ गया तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए ये बस्ट होकर वो खुद उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और हमारी बॉडी सुरक्षित रहती है, ये क्लीन करने का काम करते हैं। ओके, इसीलिए लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स, क्योंकि ये खुद सेल को जिसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको खुद ही डाइजेस्ट करके किल कर देते हैं, और ये लाइसोसोम है। ओके, इसके बाद करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, इसके बाहर दो ये डबल लेयर्ड कवरिंग होता है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस, जो कि बाहरी मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है, उसमें छिद्र होते हैं। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, जो कि अंदर का मेम्ब्रेन हो वो अंदर की तरफ फोल्डेड होता है, उंगली की तरह अंदर धंसा होता है। These fold increase the surface area for ATP generation, जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। और ये इनका क्या काम है फोल्ड का? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एटीपी जनरेशन के लिए, केमिकल रिएक्शन इसी पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी के फॉर्म में रिलीज्ड होता है। ओके, एंड इसीलिए एटीपी नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिक जो ऑर्गेनल्स होता है ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, तीन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम कलर्ड प्लास्टिड्स बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट आर फाउंड फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड स्टेट्स एंड एजिंग लीव्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिस्टिंक्टिव कलर। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? ये आप लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ये जो इनका कलर है ये क्रोमोप्लास्ट देते हैं, इनकी वजह से ये डिफरेंट कलर के होते हैं। ओके, एंड सेकेंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। ल्यूकोप्लास्ट अपने अंदर न्यूट्रिएंट इकट्ठा करते हैं लाइक स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन के फॉर्म में। क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब सनलाइट
अब आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल का क्या काम होता है। ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं, जिससे प्लांट क्या करता है, अपना कार्बोहाइड्रेट या भोजन बनाता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ कार्ड मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा, जो कि हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके अंदर थाइलेकाइड लेमिला स्ट्रोमा प्रेजेंट रहता है, ये क्लोरोफिल के अंदर। ये क्लोरोफिल का आपका फिगर है। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड आर लिक्विड कंटेंट्स। ये वैक्यूल्स जो होता है ये स्टोरिंग सैक होता है, इसके अंदर जगह होता है। ये क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है सॉलिड और लिक्विड को। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज। जो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होता है ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इन प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में ये बहुत बड़े होते हैं vacuoles. In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल सैप से भरे होते हैं, जिस वजह से सेल क्या होता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी होता है। दीज स्टोर अमाइनो एसिड, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। ये अपने अंदर अमाइनो एसिड, सुगर्स और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन इकट्ठा रखते हैं। इन अमीबा फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड आइटम्स। अमीबा में फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं, फूड आइटम्स कंटेन करते हैं, क्योंकि उसमें दो तरीके के होते हैं। जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो अपने अंदर फूड को इकट्ठा करते हैं, जो भोजन लिए रहता है उसके अंदर वो स्टोर कर लेते हैं। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम इट। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये वैक्यूल एक्स्ट्रा जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, जो कि वाटर आता है इसको बाहर ले जाने का काम या अंदर ले जाने का काम, स्टोर करने का काम ये करते हैं। या फिर कुछ वेस्ट हो, वेस्ट को अपने अंदर ले लेंगे, वैक्यूल्स अपने अंदर भर लेंगे और इसको बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके बाद आता है वाई सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्यों सेल को बोलते कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ईच सेल एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वे। हम जानते हैं कि एवरी सेल, जो इस सेल में क्या होता है, प्रत्येक सेल में क्या होता है, इसका एक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। द सेल हैज बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रिस्पायरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ न्यू प्रोटीन। जो कि इसके एक सेल होता है उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो रिस्पायरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट एंड क्लियरिंग वेस्ट, ये सारे काम मिलकर वो करते हैं, एक सेल के अंदर ही होते हैं। ओके, दस द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसलिए हम ये सेल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एंड इट इज़ आल्सो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और ये हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि एक सेल जो सिंपल सेल होता है उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन करके एक अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करते हैं और हमारे बॉडी में ऑर्गेनाइज होकर पूरा एक बॉडी बनाते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम सेल डिवीजन। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। वो प्रोसेस जिससे एक नया सेल फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस द प्रोसेस बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस वो होता है जिसमें सेल डिवाइड होकर और हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट में भाग लेता है, तो उस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। माइटोसिस में जो भी सेल डिवाइड होने वाला रहता है उसे हम मदर सेल्स बोलते हैं, और जब जो डिवाइड होकर बनता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स उसे हम डॉटर सेल बोलते हैं, जो दो बनता है। डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। माइटोसिस में जो मदर सेल्स रहती है और उनके जो दो डॉटर सेल्स रहते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिजम्स। ये क्या हेल्प करते हैं, हमारे ग्रोथ और टिश्यू को रिपेयर, हमारी बॉडी को रिपेयर करने का काम करते हैं। जैसे एक सेल से दूसरा सेल, दूसरा सेल से तीसरा सेल, ऐसे पूरा बनता है, हमारी बॉडी डेवलप होती है और एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। मियोसिस, मियोसिस इन्वॉल्व्स टू कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स। इसमें दो डिविजन्स होते हैं। व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स। मियोसिस में जब से एक सेल डिवाइड होता है तो ये 4 न्यू सेल्स बनाता है। द न्यू सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो नया सेल्स बनता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा रहता है। इट ऑकर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू फार्म गैमीट। ये हमारे अंदर जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तब। और ये आपका फिगर है, देखिए माइटोसिस
का, और ये मियोसिस में 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स हो रहा है, उनमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जा रहा है, लेकिन माइटोसिस में 2 डिवीजन 2 सेल्स बन रहे हैं और सब में क्रोमोसोम नंबर सेम है। ओके, थैंक यू।